गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3। पाठ का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। इसका पाठ परिचय कल करवा दिया था आपको। संसद क्या है, संसद के अंग कितने हैं, संसद के सदन कितने हैं, संसद में कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है, इनके बारे में कल बता दिया था आपको। आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखो, आप पाठ पढ़ते हैं आज। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है वो आपको पता ही है। क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था? जहाँ पर जो है सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है, वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। तो इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता किसकी? लोगों की, और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति, ऐसे विषयों पर हम विचार करेंगे। यही वे तत्व कौन? यही निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति, ये तत्व, यही वे तत्व जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये वे तत्व कौन से हैं? समझ आ गए आपके? ये व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस बात की अभिव्यक्ति किसके रूप में मिलती है? संसद के रूप में। इस अध्याय ये अब हम देखेंगे कि कैसे मिलती है। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो इसमें हम संसद के बारे में देखेंगे कि किस तरह संसद जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है लोगों की भागीदारी निश्चित करती है, और किस तरह से जो है लोग देश की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सरकार पर अंकुश भी लगाते हैं, सरकार पर नियंत्रण भी रखते हैं। तो इस आधार पर संसद किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से। तो इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व हो गया है। कल बताया था मैंने आपको कि संसद के 2 सदनों में से जो सदन है लोकसभा, वो जो है उसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो जनता के हित में कार्य करते हैं और जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है उनकी, और जनता जो है उनसे सवाल जवाब भी कर सकती है। तो ये हमारी संसद का चित्र है। देखो संसद के चित्र में भी आपको क्या बताया गया है कि सभी भारत के विभिन्न कोने कोने के लोग हैं, इनकी वेशभूषा और ये देखकर आप पता लगा सकते हो। तो इन सब से मिलकर क्या बनी है? संसद में बनी है। ये भारत के नागरिक है। देखो इसमें भी लिखा है, पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है? तो क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि संसद जो है नागरिकों का जो है समूह है और उसमें नागरिकों यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। आगे देखो, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अगला टॉपिक है लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहा गया है? देखो, जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग ले रहे थे, सभी तबकों के सभी व्यक्ति जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, वे क्या थे? स्वतंत्रता, समानता व निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे कि हम अपने देश में स्वतंत्र है, समानता का अधिकार रखते हैं और देश की निर्णय प्रक्रिया में जो है अपना बराबर योगदान
दे सकते हैं। इससे वो प्रेरित थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। जब औपनिवेशिक शासन यानी हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, उस समय लोग जो है अंग्रेजी सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। जब औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेज सरकार, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बना दिए वो मानने ही पड़ते थे, और अगर लोग उसकी आलोचना करते या उनके कानून का विरोध करते तो जो है अंग्रेज सरकार उनको दंडित करती थी, तरह तरह के दंड दिए जाते थे उनको। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने इस स्थिति को बदल डाला। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में हुई। 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने व प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि जो विधायिका है, यानी कानून बनाने वाली संस्था होती है विधायिका, उसमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उनको जो है भारत के, और उनको जो है बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में जो बना, ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। जो मांग की थी ना 1885 में, उसमें जो है 1909 में जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, भारत शासन अधिनियम 1909 बना। उसमें जो है जो लोगों ने मांग की थी, हमारे देश के नेताओं ने निर्वाचन की, वो निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। लेकिन इस समय मार्लियामेंटो सुधार भी हुआ। इस समय सांप्रदायिक हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था भी कर दी थी। यहाँ पर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई इस अधिनियम में। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसे ये विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व के बारे में कहा था ना 1885 में, तो वो दे दिया गया, निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई, लेकिन सभी वयस्कों को, वयस्क नागरिकों यानी देश के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं था। कुछ एक जाने माने लोग ही उन सदस्यों का निर्वाचन करते थे और सभी वयस्क लोग जो है भारत के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, और आम जनता को तो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का भी कोई अधिकार नहीं था। उनके लिए जो कानून बन गए, जनता के लिए जो निर्णय ले लिए सरकार ने, वो जनता को मानने ही पड़ते थे। ऐसा था अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश शासन में। तो इससे लोग परेशान थे, तभी तो स्वतंत्र हुए जब सबसे पहले उन्होंने वयस्क मताधिकार और अपने प्रतिनिधित्व जिन चीज़ों से वो उस समय परेशान थे ब्रिटिश शासन में, स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले उन्हीं को अपनाया और उनमें सुधार किया। आगे देखो, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष इतना लंबा चला था, उसमें सभी तबकों के लोगों ने जो है भाग लिया। इससे जो है राष्ट्रवादियों ने, यानी जो हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता थे, उनको ये विश्वास हो गया कि भारत में जो है सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। स्वतंत्रता के लिए हम बड़े आतुर थे और स्वतंत्रता मिलने पर एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं था कि जो स्वतंत्र सरकार हमारी बनेगी वो जो चाहे मन चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था,
देखो क्या मतलब था स्वतंत्रता का। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता का मतलब ये था, ये नहीं था कि जो सरकार बनेगी वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेगी, फिर तो ब्रिटिश सरकार में और अपनी सरकार में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो स्वतंत्र सरकार का मतलब क्या था कि सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति क्या होना होगा, संवेदनशील रहना होगा। उसे लोगों की मांग और ज़रूरतों के अनुसार ही कानून बनाने होंगे। आगे देखो, स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। तो अब जैसे स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा गया ना, तो ये सब चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ी गई, जिनको जो है हमें स्वतंत्र रहने के लिए, देश में समान रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, सरकार की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, जैसे वयस्क मतदान का जो है अधिकार चाहिए था, तो इन सब चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया, संविधान के ठोस रूप में ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। ये इम्पोर्टेंट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? तो देश के सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। उस समय नहीं था ना अंग्रेज सरकार में, तो अब अपना लिया हमने। अब देखो आगे, ये प्रश्न है इधर, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, इससे जो है कुछ चुनिंदा लोग ही शासन कार्य में भाग न लेकर सभी नागरिक जो है शासन कार्य में भाग ले सके, अपनी निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सके, इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना चाहिए। क्लास मॉनिटर का चुनाव, देखो इससे मान सकते हो आप, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को समझ सकते हो कि क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है। एक तो टीचर बना दे कि ये तुम्हारा मॉनिटर है, या विद्यार्थियों द्वारा। आपकी राय से इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। अब आप ही चर्चा करो। एक तो टीचर बना दे, आप पर थोप दे, तो आप उसकी बात कम मानोगे। और एक जो कक्षा में चुनाव करवा के मॉनिटर बनाया जाए, आप लोग कहो कि हाँ हमारा ये मॉनिटर होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार से एक तो कुछ लोग ही जो है सरकार चुने और एक जो है सभी वयस्क मतदाता चुने, तो ये इसी का उदाहरण है। ये कौन सा अच्छा होगा, विद्यार्थियों द्वारा चुना या शिक्षक द्वारा चुना? तो हम विद्यार्थियों द्वारा चुने हुए मॉनिटर को ही सही मानेंगे। तो यहाँ पर भी हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ही अपनाना चाहेंगे।